अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम एक्सपेरिमेंटली उसको कैसे मेजर करते हैं। थ्योरेटिकली जो है वो हमने बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस देखी हैं, अब हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। तो जो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं जो भी हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करती हैं कि रिएक्शन की हाफ़ लाइफ कितनी है और कितने टाइम के लिए वो रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद वो टेक्निक्स जो हैं वो डायरेक्ट सैम्पलिंग भी हो सकती है, उसमें इनडायरेक्ट सैम्पलिंग भी हो सकती है। डायरेक्ट सैम्पलिंग एक्चुअल में डिसकंटिन्यूस मेथड होता है। मतलब इसका ये है कि हम बैचेस में रिएक्शन जो होता है उसमें से कुछ मटेरियल लेते हैं, जिस वेसल में रिएक्शन हो रहा होता है उसमें से मटेरियल लेते हैं। उस जो भी मटेरियल हमने लिया होता है, बाहर लिया होता है, उसको हम वहाँ उसका रिएक्शन हम स्टॉप करते हैं, या तो हम सुडन कूलिंग कर लेते हैं या फिर हम उसमें एसिड और बेस डाल देते हैं। जो हमने बाहर एलोकेट निकाला है उसमें एसिड और बेस डाल देते हैं, या सडन जो है वो कूलिंग कर लेते हैं, रिएक्शन जो है वो उसमें स्टॉप हो जाता है। फिर उससे हम ज़ाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का तरीका क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। टाइम तो हमारे पास होता है कि कितने टाइम में ये हुआ है, और कंसंट्रेशन का चेंज जो है वो हम चेक कर लेते हैं डिफरेंट मेथड से। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सैम्पलिंग। मतलब डायरेक्ट हमने वो जो मटेरियल है वो निकाला है, लेकिन डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस इसलिए होता है कि पहले अगर हमने 5 मिनट पे वो मटेरियल निकाला है तो फिर हम 10 मिनट पे निकालेंगे। बैचेस में हम निकालते हैं, कंटिन्यूसली नहीं निकालते। हम 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद सैंपल निकालते हैं और फिर उसमें से चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम फाइंड करते हैं। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, इसमें हम सैंपल नहीं निकालते बल्कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उस फिज़िकल जो प्रॉपर्टी, और ये कंटिन्यूस होता है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो वो वॉल्यूम चेंज हो सकता है जिसको हम डायलेटोमेट्री भी बोलते हैं। डेंसिटी का चेंज हो सकता है, ऑप्टिकल रोटेशन हो सकता है जिसको हम पोलैरोमेट्री भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का चेंज भी हो सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो ग्राफ आते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कितनी स्पीड से कर रहा है। पोटेंशियोमेट्री होता है जिसमें ग्राफ जो होता है पोटेंशियल वर्सेस टाइम होता है, इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। पोलैरोग्राफी में जो ग्राफ होता है वो करंट वर्सेस टाइम होता है, इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है हर मटेरियल का। तो अगर रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पेसिफिक होगा रिएक्टेंट के लिहाज से। विद द टाइम रिएक्टेंट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगी, तो फिर रेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोडक्ट के लिहाज से आना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिहाज से वैल्यू उसकी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम बारी बारी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद होता है ये जो मेथड है ये स्लो रिएक्शन को स्टडी करने के लिए होते हैं। जो फास्ट रिएक्शन होते हैं उसको स्टडी करने के लिए जो इनडायरेक्ट मेथड है वो है फ्लो मेथड। फास्ट रिएक्शन जो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता, यही मेथड होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि फेम्टो सेकंड्स में उनकी हाफ लाइफ आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। रेट कांस्टेंट बहुत उसका ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है, नैनो सेकंड्स में रिएक्शन हो जाता है। तो उसको हम फ्लो मेथड से, रिलैक्सेशन मेथड से, फ्लैश फोटोलाइसिस से और मॉलिक्यूलर बीम मेथड से करेंगे। ये दो मेथड जो है हम डिटेल से करेंगे, फ्लैश फोटोलाइसिस और मॉलिक्यूलर बीम मेथड। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड होता है कि इसमें हम लेज़र यूज़ करते हैं, और वो जो लेज़र होता है वो मॉलिक्यूल को जाके एक्साइट करता है और उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। और जो लेज़र होता है वो भी फेम्टो सेकंड्स में अपनी लाइट को मॉलिक्यूल पे फॉल करवाता है। जब वो रेडिकल बन जाता है जो मॉलिक्यूल, तो उसको हम स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर बीम मेथड होता है कि हम ये जो मेथड है वो गैस फेस रिएक्शन में यूज़ होता है। उनकी क्लियन को और उनमें रिएक्शन को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। जो दो गैसेस हैं वो रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगी, फिर प्रोडक्ट बनेंगे। तो वो जो दोनों गैसेस हैं उसको हम बीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तो दोनों जो बीम होती हैं, एक रिएक्टेंट की बीम यहाँ से आ रही होती है, एक रिएक्टेंट की बीम यहाँ पे आ रही होती है। तो यहाँ पे एक सेक्शन बनाया होता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं और क्लियन होती है, और फिर हमारा रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर बीम बोलते हैं। ये भी बीम होती है, ये भी बीम होती है, और यहाँ पे उनकी क्लियन होकर फिर रिएक्शन होता है। तो ये भी फास्ट रिएक्शन होता है। फ्लो मेथड और रिलैक्सेशन मेथड हम डिटेल में करेंगे अभी। तो अब मैं ये सारे मेथड जो है करती हूँ, फास्ट के भी और स्लो के भी। जो फेमस मेथड है हम वही करेंगे।
सबसे पहले मेथड जो स्लो रिएक्शन को स्टडी करने के लिए मेथड होता है वो मेथड होता है पोलैरिमेट्री। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है, सुक्रोज है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिव स्पीशीज़ के लिए यूज़ होता है जो रिएक्शन के बाद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनाता है। अब जो हमारा ग्लूकोज है वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो फ्रुक्टोज होता है वो लीवर रोटेटरी होता है। तो क्या होता है कि हमने अब अपने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन में चेंज चेक करना है। ज़ाहिर बात है जो हमारा रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है वो मोस्टली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की जो रोटेशन होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डेक्स्ट्रो के केस में, इस केस में वो अगर पॉजिटिव है तो विद द टाइम रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। तो विद द टाइम ये जो पॉजिटिव रोटेशन है ये भी कम होती जाएगी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की। ये क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव रोटेशन किसकी वजह से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज की वजह से है, और शुरू में जो प्रोडक्ट बन रही है ग्लूकोज उसकी वजह से है। लेकिन विद द टाइम ये कम होता जा रहा है, तो हमारी जो रोटेशन है, पॉजिटिव रोटेशन जो थी, जो इनकी वजह से थी, वो भी कम होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव से वो ज़ीरो होगी और फिर वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है उसकी रोटेशन चेंज होना ये बताएगा कि हमारी जो है रिएक्टेंट कम हो रहा है और हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इससे पोलैरिमेट्री से भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाता है। उसके बाद जो हमारा रिएक्शन है स्लो मेथड को स्टडी करने का वो है कंडक्टोमेट्री। तो कंडक्टोमेट्री जो होता है वो आयंस की वजह से हमारी कंडक्टेंस होती है, जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो अगर हमारे रिएक्टेंट जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसी केस में हम देख लेते हैं। अब ये जो होता है ये ऐसे नहीं होता, ये इस तरह होता है, आयंस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। एक्वस सोल्यूशन अगर हमने लिया हुआ है तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा आयनिक आयंस की फॉर्म में, और जो हमारी प्रोडक्ट है वो इतनी ज़्यादा आयंस की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वो कम आयंस इसमें कम होते जाएंगे। जो हमारी कंडक्टेंस है वो OH आयंस की वजह से हो रही है। तो क्या होगा, टाइम के साथ जब OH आयंस कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी कंडक्टेंस भी कम होती जाएगी। तो इससे हमें रिएक्शन का पता चलेगा। जितनी कंडक्टेंस ज़्यादा कम होगी हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट है, क्योंकि उतनी ही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है। हमारी कंडक्टेंस यहाँ OH आयंस की वजह से हो रही है। ये तो हमारा हो गया, ये साल्ट है तो ये वाटर है। तो OH आयंस विद द टाइम कम होते जा रहे हैं। तो कंडक्टोमेट्री से भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है। कभी कभी कंडक्टेंस ज़्यादा होने से पता चलता है और कभी कंडक्टेंस कम होने से। तो इस केस में कंडक्टेंस कम होने से पता चल रहा है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद है डायलेटोमेट्री। इसमें हम वॉल्यूम चेक करते हैं। तो कंडक्टेंस चेक करने का क्या तरीका होता है उसमें, यहाँ थर्मोस्टेट होता है। पहले कंडक्टर्स का बताती हूँ फिर डायलोमेट्री का बताती हूँ। यहाँ पे हम अपना सैंपल रखते हैं और ये कंडक्टर्स चेक करने वाला पैरामीटर लगाते हैं। यहाँ एक मशीन लगी होती है, यहाँ हमारा सोल्यूशन हम डाल देते हैं, अपना मिक्सचर डाल देते हैं। विद द टाइम यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे हमें कंडक्टर्स कम हो या ज़्यादा होने का पता चलता है। सेम इसी तरह डायलोमेट्री का भी यही सेटअप होता है। थर्मोस्टेट होता है बाहर, अंदर यहाँ एक ट्यूब होती है जिसका बल्ब होता है, और बल्ब के अंदर ये कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी नीचे बल्ब ऊपर ट्यूब होती है। तो यहाँ पे हम जब अपना सैंपल डाल देते हैं तो विद द टाइम हमने वॉल्यूम के चेंज से हमें पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। वॉल्यूम का चेंज कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये वाला मटेरियल है, पहले दो रिएक्टेंट हैं और वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, एक प्रोडक्ट में। तो विद द टाइम अगर हमारे रिएक्टेंट जो है वो दो हैं और प्रोडक्ट एक है, विद द टाइम वॉल्यूम कम होगा। पहले दो से अब एक हो गए हैं, तो विद द टाइम इस ट्यूब में अगर वॉल्यूम कम होगा तो हम कहेंगे हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है, हमारा रिएक्शन जो है वो अच्छे से जा रहा है, ठीक है। तो डायलेटोमेट्री ये हमें बताता है। उसके बाद मैनोमेट्री भी होता है।
इसमें वॉल्यूम होता है, मैनोमेट्री में प्रेशर होता है। तो कुछ केसेस में वॉल्यूम ज़्यादा होने से रिएक्शन का पता चलता है, लेकिन यहाँ जो था वो मैंने कम होने से बताया। तो इसी तरह अगर मैनोमेट्री में हम फाइंड करते हैं प्रेशर, तो देखें यहाँ पे दो गैसेस हैं, एक गैस ये है, एक हाइड्रोजन है, और वो मिलके बना रही हैं हमारी एक और गैस। तो पहले दो गैसेस हैं तो प्रेशर ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, और जो जो रिएक्टर बनती जाएगी, रिएक्टर से प्रोडक्ट बनते जाएंगे, प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में एक ही गैस है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो होती हैं हमारी हाइड्रोकार्बन्स, जो कम नंबर वाली होती हैं वो गैसेस होती हैं, फिर हाई नंबर पे जाते हैं तो वो लिक्विड हो जाती हैं, फिर ज़्यादा हाई नंबर जब होता है कार्बन्स का तो वो सॉलिड हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों गैसेस हैं, मीथेन भी गैस है, तो ये दो गैसेस हैं तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन हम कहेंगे, जो जब प्रेशर ज़्यादा होगा हम कहेंगे रिएक्शन इतने अच्छे से प्रोसीड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी रिएक्टेंट ही पड़े हुए हैं। तो विद द टाइम जब प्रेशर कम होता जाएगा, दिस मीन प्रोडक्ट बनती जा रही है और हमारा रिएक्शन अच्छे से हो रहा है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में हम प्रेशर कम होने से फाइंड करेंगे कि हमारा रिएक्शन की स्पीड क्या है और उसका वैसे रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। क्योंकि यहाँ पे हम पहले हम चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद चेंज ऑफ टाइम पढ़ते हैं डायरेक्ट सैम्पलिंग में, यहाँ हम चेंज ऑफ प्रेशर विद टाइम पढ़ेंगे और चेंज ऑफ वॉल्यूम विद टाइम पढ़ेंगे, और जो पहला मेथड था चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम पढ़ेंगे, चेंज ऑफ कंडक्टेंस विद टाइम पढ़ेंगे। तो dx/dt की जगह हम dv वॉल्यूम का चेंज विद टाइम, प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का। उसके बाद जो मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड है विस्कोमेट्री। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एन आइसोप्रोपाइल अक्राइलामाइड है, अक्राइल अमाइड है, ये एक मोनोमर है जिसने रिएक्शन के बाद पॉलीमर बनाना है। ठीक है, तो पॉलीमर की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और मोनोमर की विस्कोसिटी कम होती है, तो हम विस्कोसिटी को ट्रैक करेंगे। अगर विद द टाइम विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही है तो हम विस्कोसिटी का से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ विस्कोसिटी, डी जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है ओवर चेंज ऑफ टाइम, तो इससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। तो जितना ये चेंज ज़्यादा होगा, कम से ज़्यादा हो रहा है, मतलब जितना चेंज ज़्यादा हो रहा है, जितनी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम, मैंने कहीं भी नहीं ये बोला कि ये फिक्स है कि कम ही हो, ज़्यादा ही विस्कोसिटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ट्रैक करेंगे चेंज ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन इस केस में विस्कोसिटी ज़्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन ट्रैक हो रहा है, और किसी और केस में विस्कोसिटी कम होने से भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की विस्कोसिटी जो है वो कम है या ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होने से, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना चेंज ज़्यादा होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है, वॉल्यूम, प्रेशर, विस्कोसिटी, कंडक्टेंस के लिहाज से, वो हमें बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद पीएच मेट्री। पीएच मेट्री में पीएच के चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन को हम ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा अल्काइल हैलाइड है, उसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, विद द टाइम हमारे पास बन रहा है अल्कोहल और एसिड। तो एसिड जो होती है इससे पीएच कम होती है, तो जितनी पीएच कम होती जाएगी विद द टाइम उतना ही हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पीएच से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम अब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, वेवलेंथ और अब्जॉर्बेंस। यहाँ पे हमारी अब्जॉर्बेंस होती है, यहाँ पे हमारी वेवलेंथ होती है। तो रिएक्टेंट की वेवलेंथ जो है, रिएक्टेंट भी यूवी एक्टिव हो सकता है प्रोडक्ट यूवी एक्टिव हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों यूवी एक्टिव हो। तो क्या होगा, अगर हमारा रिएक्टेंट यूवी एक्टिव है तो रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होते जाते हैं, तो टाइम के साथ ये जो पीक है स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, फॉर एग्जांपल अगर KMnO4 है हमारे पास रिएक्टेंट और उसकी पीक है हमारे पास 532 नैनोमीटर पे, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ अगर कम होता जाएगा तो ये पीक भी है, अगर यहाँ पे
532 है ना वेवलेंथ, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्पेसिफिक होती है हर जो आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, अगर यूवी एक्टिव है तो उसकी वेवलेंथ स्पेसिफिक होगी, फिक्स होगी। तो ये जो यहाँ जो पीक है, अगर हम रिएक्टेंट को देख रहे हैं यूवी एक्टिव है, तो वो विद द टाइम कम होती जाएगी, क्योंकि विद द टाइम हमारा रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। तो ये पीक जो है आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो जाएगी, तो हम कहेंगे हमारे रिएक्शन की स्पीड बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर प्रोडक्ट यूवी एक्टिव है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट यूवी एक्टिव है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो 200 नैनोमीटर पे है प्रोडक्ट, तो विद द टाइम उसकी पीक जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट विद द टाइम ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है। तो पीक ज़्यादा होने से भी हमें पता चलेगा, पीक ज़्यादा होने का मतलब कि अब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रही है, वो अमाउंट ज़्यादा बन रही है प्रोडक्ट की, वो लाइट को ऑब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है, तो उस वेवलेंथ पे उसकी पीक ज़्यादा होती जा रही है। तो इससे भी हमें पता चलेगा रिएक्टेंट के केस में कम होगी पीक, प्रोडक्ट केस में ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही यूवी एक्टिव है, फॉर एग्जांपल उसमें हमारी ये आ जाती है एग्जांपल 4 नाइट्रोफिनोल की आ जाती है, OH ऊपर लगा है, नीचे NO2। अगर उसको हम सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में उसकी रिडक्शन करवाएं, कैटलिस्ट भी है, तो वो आ जाएगा नीचे नाइट्रो की जगह NH2 आ जाएगा। अब ये जो है 400 नैनोमीटर पे पीक देता है और ये 300 नैनोमीटर पे देता है, दोनों ही यूवी एक्टिव है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसमें किस तरह से हमारा होगा, यहाँ अब्जॉर्बेंस है, यहाँ वेवलेंथ है, विद द टाइम अगर यहाँ 300 है, यहाँ पे 400 है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पीक ज़्यादा होगी और यहाँ पे होगी नहीं, या फिर थोड़ी होगी अगर थोड़ी सी प्रोडक्ट बन गई है। तो विद द टाइम रिएक्टेंट की ये प्रोडक्ट है, ये 300 पे है, ये 400 पे है, विद द टाइम ये कम होती जाएगी और ये ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट की है, ये रिएक्टेंट की है। तो दोनों पीक्स को हम ट्रैक करेंगे, अगर दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों यूवी एक्टिव है तो दोनों की पीक कम या ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी, प्रोडक्ट की पीक ज़्यादा होगी, क्योंकि विद द टाइम रिएक्टेंट कम होते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा होते जाते हैं, तो लाइट भी वो उस हिसाब से एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से रिएक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो मेथड थे स्लो रिएक्शन को स्टडी करने के। फास्ट के 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, 2 और बताऊंगी आपको, फ्लो मेथड और रिलैक्सेशन मेथड। फ्लो मेथड को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हम जब मिक्स करते हैं, जो फॉर एग्जांपल हमारे रिएक्शन है, जैसे एसिड और बेस को मिक्स करना है और साल्ट बनना है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, इसको ट्रैक करना इजी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इनके मिक्स होने का टाइम पता नहीं चलता, किस टाइम पे मिक्स हुए, किस टाइम पे उन्होंने कोलाइड किया, किस टाइम पे प्रोडक्ट बनी, कुछ पता नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं कि इनको दोनों रिएक्टेंट जो हैं उनको अलग अलग सिरिंजों में लेंगे, एक रिएक्टेंट यहाँ से आएगा, एक रिएक्टेंट यहाँ से आएगा, दोनों जो हैं रिएक्टेंट जो हैं इस जगह पे जाके मिक्स होंगे, ठीक है। मिक्स होने के बाद यहाँ पे फ्लो ट्यूब लगी हुई है, यहाँ पे चले जाएंगे फ्लो ट्यूब में। तो फ्लो ट्यूब के ऊपर हमने अपनी कोई भी चीज़ लगाई हुई है जिससे हम रिएक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी जिस तरीके से आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, उसका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से करना चाहते हैं, पोलैरोमेट्री से करना चाहते हैं, विस्कोमेट्री से करना चाहते हैं, कोई भी मशीन ऊपर लगाई हुई है जो कि, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन मिक्स हो रहा है, रिएक्टेंट मिक्स हो रहे हैं और यहाँ पे फ्लो करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे ट्यूब में वो जब फ्लो करेंगे तो ये ट्यूब ऊपर ये जो भी आपने लगाया है, जिस जो फिज़िकल प्रॉपर्टी आप चेक करना चाहते हैं, जो मशीन लगाई है वो इस ट्यूब के ऊपर मूव करेगी। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जो स्पीशीज़ बन रही हैं वो उसको स्टडी करेगी, ठीक है, तो या फिर फिज़िकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेगी, तो फिर हमें बताएगी कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री फॉर एग्जांपल, तो ऑब्जॉर्बेंस चेक करेगी ट्यूब के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेथड होता है कि हमें पता है, कंट्रोल्ड है कि हमने कब रिएक्टेंट दिए, कब वो मिक्स हुए और कब वो फ्लो होके जाते हैं। तो इसमें टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस, जो किस वेलोसिटी से हमारा जो मिक्सचर है वो यहाँ से यहाँ तक गया है, क्योंकि ऊपर ट्यूब लगी हुई है वो चेक कर रही है वेलोसिटी, और किस स्पीड से गया है, इज विल बी इक्वल टू टाइम। तो हम टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, फ्लो मेथड का, कि ये जो ट्यूब होती है इसमें
यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ मिक्सचर के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट चाहिए होता है, तभी वो यूनिफॉर्मली इस ट्यूब में स्प्रेड होगा। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप सिरिंज लगा दी जो इस फ्लो को रोक देती है। रोक देगी तो फिर मतलब अगर इतना सा एरिया है तो यहाँ पे स्टॉप सिरिंज लगा दी तो वो रोक देगी। जो होना है यहीं पे होना है, यहीं पे रिएक्शन की प्रोग्रेस चेक करें। ज़्यादा मिक्सचर, ज़्यादा मटेरियल भी नहीं हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी जगह के बाद हमने रिएक्शन होता रहेगा, लेकिन हमने उसको फ्लो करने से रोक दिया स्टॉप सिरिंज लगा के। इसको स्टॉप फ्लो मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया कि इसको फ्लो ही ना करता रहे और फिर हमें इतना ज़्यादा स्प्रेड करना पड़ेगा पूरी ट्यूब में ताकि हम अच्छे से स्टडी कर सकें। तो हमने ट्यूब भी छोटी कर ली, तो उसको फ्लो को रोकने के लिए आगे स्टॉप सिरिंज लगा दी। तो यहाँ पे रिएक्शन तो होता रहेगा लेकिन थोड़ी सी जगह पे होगा, और उसको स्टडी करना और रिएक्शन की प्रोग्रेस चेक करना ईजी हो जाता है। अब दूसरा जो मेथड है उसको पल्स मेथड या फिर रिलैक्सेशन मेथड भी बोलते हैं। ये जो है रिवर्सिबल फास्ट रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। रिवर्सिबल फास्ट रिएक्शन के लिए तो क्या होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसको किसी बाहर की चीज़ से डिस्टर्ब किया जाता है, टेम्परेचर से, प्रेशर से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। तो जब हम उसको डिस्टर्ब किया जाता है इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर, प्रेशर या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, तो वो क्या होता है कि इस डिस्टर्बेंस को, इक्विलिब्रियम पे जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए रिएक्शन जो है वो अपोजिट साइड पे मूव करता है। जहाँ पे वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा है उससे अपोजिट साइड पे वो मूव करेगा। ठीक है, तो जब वो मूव करेगा तो इस मेथड को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन मेथड। तो उससे हम काइनेटिक को स्टडी करते हैं। जिस स्पीड से वो अपोजिट साइड पे मूव करता है उससे हमें पता चल जाता है कि इसी स्पीड से वो इक्विलिब्रियम तक आया था। ठीक है, इक्विलिब्रियम तक तो आ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम पे आपने अगर रिएक्शन को स्टडी करना है तो उसको डिस्टर्ब कर दें। जब वो दोबारा जो है उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए आगे या पीछे मूव करेगा तो वहाँ से आप रिएक्शन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वो रुक गया था, आप रिएक्शन को स्टडी नहीं कर सकते थे, तो डिस्टर्बेंस के बाद आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन या फिर पल्स मेथड। तो ये थी सारी टेक्निक्स। आई होप आपको समझ आई हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।